नमस्कार, स्वागत है आपका जीके शॉर्ट पर। आज मौर्य साम्राज्य को चालू करेंगे। ये मौर्य काल का पहला भाग है। इसका पूरा 3 भाग होगा, जिसमें पहले भाग में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को देखेंगे। भाग 2 अशोक के बारे में होगा और तीसरा भाग में हम लोग मौर्यकालीन प्रशासन, न्याय व्यवस्था, व्यापार, सामाजिक स्थिति, कला तथा कुछ अन्य जानकारियों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है मौर्य साम्राज्य के शासक। इनमें से जिन शासक के बारे में हमें पढ़ना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक। इसके अलावा बिंदुसार, अशोक और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के बारे में, जबकि मौर्य वंश के सभी शासक को उसके कालक्रम के अनुसार आप बगल में देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा दशरथ मौर्य, पांचवां संप्रति, छठा शालिशुक, सातवां देववर्मन, आठवां है शतधन्वा और अंतिम शासक है बृहद्रथ। अब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो मौर्य काल के बारे में जानकारी के स्रोत इस प्रकार है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। अब एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत। इसमें बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, जातकसूत्र और महाबोधि वंश है, और जैन साहित्य में कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु द्वारा रचित है, तथा परिशिष्ट पर्व, जो हेमचंद्र द्वारा रचित है। इसके अलावा पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरिता सागर, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य और मेघास्थनीज का इंडिका है। इन सभी साहित्यिक स्रोत से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मृदभांड, स्थापत्य कला, चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के आदि पुरातात्विक स्रोत है, जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें जस्टिन, प्लूटार्क और मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्री का विवरण है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। इसमें मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में जानते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। एक बार धनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे, जिसे धनानंद ने अपमानित किया था। उसके बाद चाणक्य ने नंद वंश को मगध से समाप्त करने का प्रण लिया, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजित कर दिया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। माना जाता है कि इसकी माता का नाम मूर या मुरा थी, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। अब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व पिप्पलिवन गणराज्य में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र माना है, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलम खेल खेलते देखकर प्रभावित हुआ, जिसके बाद चाणक्य ने उसे अपने साथ तक्षशिला ले आया, जहां उसने उसे सभी कलाओं तथा विधियों की शिक्षा दी। अब चाणक्य के बारे में संक्षेप में जानते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे।
इनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। संभवतः क्षणक नामक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहलाए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों को करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। चाणक्य का पालन पोषण और शिक्षा उसकी माता के संरक्षण में हुआ। बृहत्कथाकोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। धनानंद द्वारा चाणक्य को अपमानित करने के कारण चाणक्य ने नंदवंश को नाश करने की प्रतिज्ञा ली। दरअसल धनानंद को चाणक्य को अपमानित का कारण क्या था? एक दिन आचार्य धनानंद के यहां एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने अखंड भारत की बात की और कहा कि वह पूर्व राष्ट्र से यमन शासक सेल्यूकस को भगा दे, किंतु धनानंद ने मना कर दिया, क्योंकि पोरस राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद ने यमन शासक सेल्यूकस से करवाई थी। जब यह बात आचार्य को पता चला तो वह क्रोधित हो गए और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदों का नाश न कर लूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त से मिलकर म्लेच्छ राजा पर्वतक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त करके मार डाला। इसके बाद चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर मौर्य वंश की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार इस प्रकार था: पूरब में बंगाल, पश्चिम में ईरान का फारस क्षेत्र, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया, लेकिन बाद में संधि हो गया जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिया। बदले में सेल्यूकस ने एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान एवं पेरिपेनिसदाई यानी काबुल का क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिया और अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफी समय तक रहा। भारत में रहकर जो कुछ देखा सुना उसे इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की जानकारी। तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरणानुर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। सोहागौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख, ये दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये अभिलेख अकाल के समय दिए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देता है। रुद्रदामन के गिरनाल अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया और इस प्रदेश के शासक पुष्यगुप्त था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था तथा चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। अब चंद्रगुप्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र पुस्तक है जिसमें मौर्य प्रशासन का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 18 प्रकरण है। अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में राज्य की सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और मूल नाम विष्णुगुप्त था तथा पुराणों में इनका नाम द्विजर्षज यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें राजा के कर्तव्य, कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नाम दिया है: जस्टिन, प्लूटार्क एवं स्ट्रेबो ने सैंड्रोकोट्स, प्लूटार्क एवं एरियन ने एंडोकॉट्स
तथा निरियाकस ने सेंड्रोकोप्तस कहा है। चंद्रगुप्त भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोट्स के रूप में की है। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन और प्लूटार्क ने किया है। जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था, और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य सर्वप्रथम अपना विजय अभियान सिंध तथा पंजाब क्षेत्र से प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त कालीन पाटलिपुत्र कैसा था? तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार हुआ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसकी माता का नाम दुर्धरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोंकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सूसिम को और बाद में अशोक को भेजा, जिसे अशोक ने शांत किया था। एथिनियम नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोंकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 चीजों की मांग की थी: सुखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। सीरिया सम्राट ने 2 चीजें, सुखी अंजीर और मदिरा, भिजवा दी, लेकिन तीसरी मांग के संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता है। मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि उसकी सभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगलवत्स निवास करता था। पिंगलवत्स ने अशोक को राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। पिंगलवत्स के प्रभाव से ही बिंदुसार आजीवक संप्रदाय अपनाया था। बिंदुसार के काल में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। बिंदुसार ने सुशीम को तक्षशिला तथा अशोक को अवंती का प्रांतपाल बनाया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य वंश की गद्दी पर अशोक बैठा। तो ये था मौर्य साम्राज्य का भाग 1, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जाने हैं। अगले वीडियो में अशोक के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।